Very good morning, everyone. My name is Sahdev Singh. Today we are studying right and liabilities of government. सरकार के अधिकार तथा दायित्व। क्या क्या अधिकार है तथा क्या क्या दायित्व है। हम सरकार से किस प्रकार का उपेक्षा कर सकते हैं और वे अपने दायित्व का निभाएंगे और सरकार को क्या क्या अधिकार है कि वे हमें या देश की संपत्ति पर किस प्रकार से वह संचालन या उसके अधिकार के रूप में कार्य कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 294 से 300 केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद से संबंधित है। इस संबंध में संविधान ने केंद्र और राज्यों को वैधानिक व्यक्ति की तरह बनाया। राज्य और केंद्र को भी एक व्यक्ति की तरह जो है क्या बनाए, व्यक्ति की तरह उनको अधिकार दिए गए हैं और दायित्व और बाध्यता भी दिए गए हैं। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 294 से 300 तक केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता वाद से संबंधित है। केंद्र एवं राज्य की संपत्ति से क्या आशय है? उत्तराधिकार। वर्तमान संविधान लागू होने से पूर्व कहने का मतलब 1950, 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब समझ लो कि 1949 के पूर्व सभी संपत्ति और अस्थियां 1949 के सभी संपत्ति और अस्थियां जो कि भारतीय प्रभुत्व या प्रांत या भारतीय राजाओं के राज्य के अधीन थी, केंद्र या संबंधित राज्य के स्वामित्व में आ गई। मतलब जो 1949 तक किसी राजा या प्रांत के अधीन था, वह अब क्या हो गया, केंद्र या राज्यों के अस्तित्व में आ गई। इसी प्रकार भारतीय अधिराज्य या प्रांत या राजाओं के अधीन राज्य के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी अब भारत सरकार के अंदर। जैसे कि हमें मालूम है कि भारत एक राजशाही तंत्र रहा है, तो उस राजशाही तंत्र में अंग्रेजों के आ जाने के बाद भी कई प्रांत या कई राजाओं का शासन चलता रहा। तो जो संविधान लागू हो गया, इस प्रकार अधिराज्य व प्रांत या राजाओं के अधीन राज्य सभी जो अधिकार हैं, वह अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं अब भारत सरकार या संबंधित राज्य के होंगे। राजगामी, व्यवगत या स्वामीहीन, स्चीट, लैप्स एंड बोना वैकेंटिया। भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार, व्यवगत, अनुपयोगी या उचित तरीके से विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति या स्वामी विहीन बिना मालिकाना एक वाली संपत्ति द्वारा अधिकार पूर्ण स्वामित्व के लिए मिली हो, यदि संपत्ति वही हो अब राज्यों के अधिकार में होगी, तो वह अन्य स्थिति में संपूर्ण केंद्र के अधिकार में होगी। इन तीनों स्थितियों में संपत्ति वैधानिक स्वामित्व न होने के कारण केंद्र के अधीन होगी। जो सागर है भारत के चारों ओर, इसको भारतीय उपमहाद्वीप या प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इधर जो है BOB और इधर है हिंद महासागर, इधर है अरब महासागर, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। तो भारत के कितने दूरी तक का जो संसाधन समुद्र भारत का है, तो भारत के राज्य क्षेत्र, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि या अन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी। जो समुद्र के नीचे मग्न तट या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज अथवा अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी, अतः समुद्र के निकट के राज्य इन पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते। मतलब समुद्र तटीय राज्य अगर यहाँ पे समुद्र से 12 किलोमीटर, मतलब 10 या 12 किलोमीटर के अंडर में कोई भी संपत्ति पाई जाती है या फिर कोई खनिज पाई जाती है,
तो उस पर वह राज्य अपना दावा नहीं कर सकता। यह संपत्ति केंद्र की होगी। 12 नॉटिकल मील तक फैला है भारत का जो समुद्री अधिकार है। इस प्रकार भारत का नन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल मील तक फैला है। विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। कोई संपत्ति समझ लो अभी कि टाटा ग्रुप से या अंबानी ग्रुप्स, अंबानी का ले लो, तो उनकी संपत्ति को लेकर जो है उनकी संपत्ति को लेकर राज्य विधानमंडल या संसद निजी संपत्ति को अर्जन और मांग के लिए एक विधि बनाने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को भी 2 स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया। इनमें अब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिग्रहित करे और जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि को उसकी निजी खेती का ही हो अधिकृत की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। संघ या राज्य किसी संपत्ति को अपनी विशेष शक्ति द्वारा अधिग्रहण कर सकता है, कब्जे में रख सकता है या बेच सकता है। इसके अतिरिक्त संघ तथा राज्यों की इस विशेष शक्ति का विस्तार अपने अन्य राज्यों में भी किसी भी व्यापार या व्यवसाय से भी है। तो केंद्र के अधीन क्या है? केंद्र का दायित्व केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति उत्तराधिकार में अगर सौंपा गया हो और राजगामी या व्यापकता या स्वामीहीनता, सागरीय संपदा भारत की संपत्ति होगी। विधि द्वारा सार्वजनिक संपत्ति का अधिग्रहण। कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। तो ये थे केंद्र और राज्य का जो अधिग्रहण जो शक्ति था। कहने का मतलब है संपत्ति में क्या होगा कि वर्तमान लागू होने से पूर्व 1949 तक जितने भी राजाओं के क्षेत्र थे या फिर किसी रियासत या फिर कहने का मतलब प्रांत राजाओं के अधीन थे, जो अब जो है केवल मंत्रियों के अधीन भारत सरकार या संबंधित राज्य के होंगे। दूसरा, राजगामी। भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा भारतीय प्रांतों शासकों को राजगामी उत्तराधिकारी की मृत्यु पश्चात व्यापक या उचित तरीके से विफलता के कारण या स्वामीहीनता द्वारा अधिकार पूर्ण स्वामित्व के लिए मिली हो। मतलब अंग्रेजों के द्वारा पहले हड़पे गए पुत्र विहीन राजा या फिर युद्ध करके या दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ पुत्र की मान्यता न देते हुए उन्होंने जो जमीन या जो संपदा जो संसाधन वसूले थे, अब वह भारत सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत होंगे। सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद। संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध वाद की चर्चा की गई। इसमें व्यवस्था है कि भारत सरकार द्वारा उसके विरुद्ध वाद के लिए केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती है और राज्य सरकार वहां की सरकार का नाम का। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार का आदि। इस तरह भारत संघ व राज्य विधिक न्यायिक सत्ता इस व्यवस्था के उद्देश्य के लिए है, न कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। सरकारी दायित्वों के संबंध में संविधान अनुच्छेद 300 विस्तार से घोषणा करता है कि भारत का संघ तथा राज्यों द्वारा उनके विरुद्ध संबंधित मामलों में उसी
प्रकारवाद चलाया जाता है? तो उनके विरुद्ध सभी मामलों संबंधित मामलों की उसी प्रकारवाद चलाया जा सकता है जिस प्रकार औपनिवेशिक भारत में संविधान से पूर्व अभियोग चलाया जाता था। यह उपबंध उन सभी विधियों से संबंधित है जो कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित है, किंतु ऐसा कोई भी कानून अब प्रचलित नहीं है। अतः इस समय स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान से पूर्व थी। संविधान पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से 1950 में संविधान लागू होने तक सरकार पर उसके अनुबंध वाद चलाया जा सकता है, किंतु उसके कर्मचारियों पर उनके गलत अनुबंधों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता था। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। अनुबंध संबंधी दायित्व। अनुबंध संबंधी दायित्व कहने का मतलब है अपनी कार्य शक्तियों का प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य परिसंपत्तियों अर्जित कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य अपनी परिसंपत्तियां अर्जित कर सकते हैं अथवा रख सकते हैं और बेच सकते हैं अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, किंतु संविधान के अनुसार इन अनुबंधों में 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल स्थिति अनुसार राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के स्थिति अनुसार के नाम से होने चाहिए। ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होने चाहिए। ये अनुबंध उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति नामित अथवा निर्देशित करें। ये शर्तें केवल निर्देश के लिए नहीं है बल्कि इन्हें पूरा करना आवश्यक है। इन शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में इन अनुबंधों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस प्रकार इन अनुबंधों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इस प्रकार इन अनुबंधों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है तथा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों को उन्मुक्ति नहीं देती है। इन जिम्मेदारियों की असफलता पर सरकार पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है और अतः संघ सरकार तथा राज्य सरकार की अनुबंधी जिम्मेदारियां ठीक उसी प्रकार है जैसे अनुबंध के साधारण कानून में किसी एक व्यक्ति की भारत में स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से है। नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल प्रारंभिक संस्था थी। व्यापारिक संस्था थी। धीरे धीरे इसने भारत के क्षेत्र ग्रहण करने शुरू कर दिए और एक संप्रभु शक्ति बन गई। कंपनी के ऊपर एक व्यापारिक संस्था के रूप में वाद चलाया जा सकता था, एक संप्रभु संस्था के रूप में नहीं। कंपनी को उसके संप्रभु कार्यों में यह छूट उस ब्रिटिश शक्ति पर आधारित थी। राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अर्थात राजा अपने कर्मचारियों के गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। ब्रिटेन में राजा को कानूनी जिम्मेदारियों से या रूढ़िगत उन्मुक्ति क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 द्वारा हटा दी गई, किंतु भारत में स्थिति अभी भी वही है। अतः सरकार, संघ या राज्य उन पर नागरिक गलतियों के लिए वाद लाया जा सकता है जो उनके अधिकारियों ने असंप्रभु कार्यों के निर्वहन में की, किंतु संप्रभु कार्यों जैसे प्रशासनिक न्याय, सैनिक रोड का निर्माण, युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही आदि में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता।
भारत में सरकार के संप्रभु असंप्रभु कार्यों के मध्य यह विभेद तथा संप्रभु कार्यों में सरकार को यह उन्मुक्ति प्रसिद्ध P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस द्वारा स्थापित है। आजादी के बाद समय में उच्चतम न्यायालय ने भी कस्तूरी लाल मामले 1965 में मान्यता दी है, किंतु इस मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने संप्रभु कार्यों की सीमित व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया और कई मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिलाया। नगेंद्र मामले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की आलोचना की तथा राज्य की जवाबदेहियों के बारे में एक उदार रुख अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी सरकारी सेवक की लापरवाही से किसी व्यक्ति को हानि होती है, तब राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी और संप्रभु सुरक्षा के नाम पर वह अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। आधुनिक अर्थों में विशिष्ट और अवशिष्ट कार्यों के बीच भेद का अस्तित्व ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर राज्य किसी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय की इस मामले में दी गई व्यवस्था निम्नवत है। एक सभ्य व्यवस्था में किसी अधिकारी को देश के लोगों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस व्यवहार के समय में विशिष्ट प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक हित की अवधारणा में बदलाव आया है क्योंकि सामाजिक संरचना में ही परिवर्तन आया है। कोई भी राजनीतिक अथवा वैधिक प्रणाली राज्य को कानून के ऊपर नहीं रखती, क्योंकि यह एक नागरिक के लिए अन्यायपूर्ण होगी। उसे अपनी संपत्ति से गैर कानूनी तरीके से वंचित कर दिया जाए वह भी राज्य के किसी अधिकारी द्वारा इसका कोई हल भी नहीं निकले। आज के प्रगतिशील समाज में आधुनिक सामाजिक चिंतन न्यायिक दृष्टिकोण पुराने राज्य संरक्षण की अवधारणा को नकारता है। आज का जो प्रगतिशील समाज में आधुनिक समाज जो है चिंतन तथा न्यायिक दृष्टिकोण के पुराने राज्य संरक्षण की अवधारणा को नकारता तथा राज्य को अथवा सरकार को किसी भी अन्य न्याय योग्य वैधानिक वस्तु एंटिटी के समक्ष रखता है। राज्य के कार्यों का विशिष्ट अवशिष्ट सरकार तथा गैर सरकारी सख्त जांचों में रखना ठीक नहीं है। यह न्याय संबंधी आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिकूल है। राज्य की जरूरतें, इसके अधिकारियों के कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार, इन सब के बीच साम्य स्थापित करना आवश्यक है ताकि कल्याणकारी राज्य में कानून के शासन की क्षति न हो। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य केवल देश की सुरक्षा अथवा कानून व्यवस्था लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे लगभग क्षेत्र सक्षेत्र वाणिज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक वैवाहिक में भी लोगों को गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण करना होगा। राज्य की विशिष्ट तथा अवशिष्ट शक्तियों के बीच विभाजक रेखा, जिसका तार्किक आधार नहीं है, आज मिट चुकी है। इसलिए कुछ कार्यों जैसे न्याय, प्रशासन, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध नियंत्रण, जिन्हें किन्हीं संवैधानिक शासन दायित्वों से अलग नहीं किया जा सकता, को छोड़कर राज्य प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कस्तूरी लाल मामले 1965 में अपने निर्णय को बदला नहीं। हालांकि उसने यह माना कि दुर्लभ और सीमित मामलों में ही लागू हो सकता है। सामान्य हित मामला कॉमन कॉज केस 99 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर सिद्धांत की परीक्षा की और विशिष्ट प्रतिरक्षा सिद्धांत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी मामले में जो राज्य की जवाबदेही के नियम तय किया गया वह पुराना पड़ चुका है। उसने व्यवस्था दी कि आज जबकि राज्य की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, विशिष्ट और अवशिष्ट शक्तियों के बीच भेद करना कठिन हो गया है। राज्य की बढ़ी हुई गतिविधियों का व्यापक प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि उसी अनुपात में कल्याणकारी
राज्य की जवाबदेही का भी विस्तार हो। राज्य को अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे वह विशिष्ट अथवा वह अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते हुए किए गए हों। अतः अंत में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कस्तूरीलाल मामले को पूर्व उदाहरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सके। अनुच्छेद 294 क्या कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकार, दायित्व संबंधी उत्तराधिकार। 295 अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्ति, उत्तराधिकार, दायित्व, अन्य संबंधी उत्तराधिकार। 296 राज्य द्वारा अधिकृत, जब्त अथवा चूक अथवा लापरवाही संपत्ति। 97 देशीय जल अथवा महादेशीय चट्टान के अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों पर संघ का अधिकार होगा। 298 व्यापार जारी रखने की शक्ति। 299 संविदा। 300 वाद मुकदमा की कार्यवाही। 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को सुरक्षा या प्रतिरक्षा। बंदी हत्या मामले 2000 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायिक विस्तार की प्रक्रिया में कस्तूरीलाल मामले का अब कोई महत्व नहीं। लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए कार्यकालीन कृत्यों व्यक्तिगत कृत्यों से संबंधित कुछ उन्मुक्तियों को स्वीकार करता है, जो इस प्रकार है। कार्यकालीन गतिविधियां। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर उनके कार्यकाल अथवा कार्यकाल के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता जो उन्होंने अपनी कार्यकालीन शक्तियों या दायित्वों से संपन्न किए हैं, किंतु